गुड इवनिंग एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। बेसिकली इस सेशन के अंदर हम आरपीएससी लेक्चरशिप एग्जाम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर ले, ताकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बाद में अवेलेबल रहे, आप जब चाहें इस वीडियो को वापस देख पाए। सो आज का हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है, जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ एन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम, या हम ये भी कह सकते हैं आरपीएससी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो इसके फॉर्म है वह 9 नवंबर से भरना स्टार्ट होंगे। 9 नवंबर से लेकर जो 8 दिसंबर है, इसके बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते। फॉर्म भरने के लिए आरपीएससी की वेबसाइट पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो सबसे पहले इस एग्जाम के लिए, या इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस बात को डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनको पता है वो थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं, पर जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुने। क्वालिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, दैट अ स्टूडेंट मस्ट हैव अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री। जो पीजी डिग्री है, जो एमएससी बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो जिसमें भी आप एमएससी कर रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स के लिए आपके 55% होना जरूरी है। जो बाकी के ओबीसी हो गया, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, एससी एसटी, उसके अंदर रिलैक्सेशन 5% का दे रखा है, उसको वापस आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एक बार देख लें। बट जनरल स्टूडेंट्स के लिए पहला जो शर्त है कि एमएससी जिस दिन भी उसकी कंप्लीट हो सकता है आज वो एमएससी के फाइनल के अंदर आए हैं, या जस्ट प्रीवियस के एग्जाम्स उन्होंने दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, तो अभी उन्हें नहीं पता कि उनका कितना परसेंटेज बनेगा मास्टर्स में। लेकिन जिस दिन भी आप फाइनली इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस दौरान आपके मास्टर्स डिग्री में 55% होने चाहिए, पहली शर्त। पर यही एकमात्र शर्त नहीं है, यही एक कंडीशन नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज, इसमें बात लिखी हुई है गुड एकेडमिक, क्योंकि आप देखें ना, इसमें दो चीजें लिखी हुई, एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की गई है और दूसरी रेलिवेंट सब्जेक्ट की बात की गई। तो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा और ध्यान से इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। देखो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए मास्टर्स के अंदर 55% होना चाहिए। एससी एसटी में बात करेंगे तो 5% का रिलैक्सेशन है, तो 50% होगा। सो मास्टर्स डिग्री में 55%, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन यानी बीएससी, 10th, 12th और बीएससी, तीनों का एवरेज मिलकर मिनिमम 55% होना चाहिए, तीनों के मार्क्स जोड़ने के बाद। ये वापस से जनरल स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, एससी एसटी बाकी जो आप कैटेगरीज है उनके हिसाब से रिलैक्सेशन दे रखा है। और अगर कहीं पर ग्रेस जुड़ा हुआ है किसी भी 10th 12th में, तो ग्रेस के मार्क्स हटाने के बाद 55% आपके होने चाहिए। फिर एक शर्त और भी जोड़ दी कि एवरेज तो 55% ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी एवरेज आपका 55% हो रहा है, पर ग्रेजुएशन में आपके 42% है या 48% है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन के अंदर एक राइडर लगा रखा है कि ग्रेजुएशन मस्ट बी 50%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%, ग्रेजुएशन में 50%। एक और राइडर भी यहां पर लगा रखा है कि 10th या 12th में दोनों में से किसी एक के अंदर 50% से ज्यादा होने चाहिए। यानी अगर 10th में आपके 49% है और 12th में आपके 52% है, तो इट्स यू आर इन अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड।
हाँ, दोनों के अंदर 50% से कम है और फिर भी आपका एवरेज 55% से अबव बन रहा है, क्योंकि बीएससी में आपने 89% या 80-90% बना लिए तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये आरपीएससी की वेबसाइट पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा है। क्या? मास्टर्स में 55 डिग्री, 10th 12th बीएससी का मिलाकर एवरेज 55%, बीएससी में कम से कम 50% हो, 10th और 12th में, मतलब 10th 12th और बीएससी, इन अदर वर्ड्स दो एग्जाम में कम से कम आपके पास 50% होने चाहिए और एवरेज 55% होना चाहिए। ऑल्दो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा ही कोर्ट के लफड़ों में रहा है, चैलेंजिंग रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कुछ रिलैक्सेशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, पर अभी जो कंडीशन उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि मुझे पता है मेरे जो भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं वह इस क्राइटेरिया को, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाले क्राइटेरिया को आसानी से क्लियर कर रहे हैं। हमारे साइंस के स्टूडेंट्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। जनरली आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, फिर बात की गई है कि योर मास्टर्स डिग्री शुड बी इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट। रेलिवेंट सब्जेक्ट से मतलब है कि अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए, अगर जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी जूलॉजी के अंदर होनी चाहिए, अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी शुड बी इन बॉटनी। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मैंने कर रखी है, क्या मैं इस आरपीएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता हूं? फॉर्म भरने से आपको कोई रोकता नहीं है, बट पिछले बार का जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का, उनके हिसाब से उनको फाइनली इंटरव्यू के अंदर अलाउ नहीं किया गया था। हालांकि मेरा मानना है कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस के रेलिवेंट सब्जेक्ट ही है, उनको अलाउ करना चाहिए, पर मेरे मानने से, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसके लिए आप बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स को लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि वो किस रेलिवेंट सब्जेक्ट में आकर फिट होते हैं। लेकिन जिन्होंने एमएससी बॉटनी कर रखी है, एमएससी जूलॉजी कर रखी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी मैथ्स है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज बेसिकली द रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा सा और प्रयास करने पड़ेंगे कि वह किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में आ सके। आरपीएससी को रिक्वेस्ट करें, जो भी कानूनी तरीका है उसका इस्तेमाल कर, क्योंकि बाकी स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में उनको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में माना जाता है। खैर, उस बात पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता, बट अभी की स्थिति यह है कि अगर आप एमएससी बायोटेक या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, पिछले एग्जाम में उनको कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है, इवन बायोकेमिस्ट्री को भी कंसिडर नहीं किया था, जैसे आरती गुप्ता ने पूछा है। तो बायोकेमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर स्टडीज हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, इनको बॉटनी जूलॉजी में कंसिडर नहीं किया गया था। देन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन रेलिवेंट सब्जेक्ट के अलावा अगला जो कंडीशन है वह है कि आपके पास या तो सेट होना चाहिए या नेट होना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है राजस्थान में तो सेट हुआ हुआ एक अरसा बीत गया है, ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स अभी करंट वाले हैं, इनका इन अदर वर्ड्स उनके पास नेट की डिग्री या नेट का सर्टिफिकेट है, वह होना चाहिए। वो नॉर्मल नेट हो, जेआरएफ हो। अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो एक दूसरी चॉइस है, और के अंदर कंपल्सन नहीं है, आइदर यू मस्ट हैव अ नेट और सेट। नेट और सेट नहीं है तो यू मस्ट बी हैविंग अ पीएचडी डिग्री, और ध्यान रखें पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड होनी चाहिए, एंड दैट्स टू आल्सो अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2009। यूजीसी रेगुलेशन 2009 का क्या मतलब है, जो भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। ठीक है, नाउ एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम एज है वह 40 इयर्स की। कुछ जगहों पर रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरीज में, और 3 साल का, क्योंकि लास्ट 3 साल से इस एप्लीकेशन निकल नहीं रहा था, तो 3 साल का और जनरल कैटेगरी में भी रिलैक्सेशन है, पर उसके लिए एक बार आरपीएससी की वेबसाइट को जरूर देखें। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह लगता है कि अभी मैं एमएससी फाइनल में हूं, अभी मेरा नेट एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ, तो मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करूं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, आपको एमएससी की डिग्री आज नहीं चाहिए, आपको नेट का सर्टिफिकेट आज नहीं चाहिए। जो आरपीएससी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आपको मास्टर्स डिग्री
ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू चाहिए, आपको नेट का सर्टिफिकेट फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू चाहिए, और अगर आप नेट नहीं पीएचडी कर रहे हैं तो आपकी पीएचडी अवार्ड हो जानी चाहिए अप टू द फर्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू की कोई डेट नहीं है, इट मे टेक 6 months, इंटरव्यू होने में 1 साल भी लग सकता है। यानी मेरी सलाह है कि जो भी एमएससी फाइनल ईयर में अभी स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने फाइनल कर ली है लेकिन नेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, या जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के सेकंड ईयर में हैं, उनको लग रहा है कि 1 साल में उनकी पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, तो वह इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। एमएससी फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं, नेट नहीं है पर आप में जज्बा है कि आप नेट क्लियर कर लेंगे, पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है पर आपको यकीन है कि आपकी पीएचडी इंटरव्यू से पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। हाथ पर हाथ धर कर ना बैठें, ठीक है, फॉर्म जरूर भरें। हद से क्या होगा, रिजेक्ट ही होगा, और रिजेक्ट होगा नहीं क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है इफ यू आर अपीयरिंग और गोइंग टू अपीयर इन योर फाइनल ईयर देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ज्योत्सना माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक इनके बारे में बताया है, पिछली बार कंसिडर नहीं किया था। आप थोड़ी सी लड़ाई लड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको भी वो एलिजिबल करेंगे, उसके लिए लीगली आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा अज्यूम नहीं किया था। देन माय डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं कमेंट्स आपके नहीं पढ़ रहा हूं प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा लास्ट के अंदर। पहले आप मेरी बात सुन लें, शायद आपके जितने भी डाउट्स हैं मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अपीयरिंग और गोइंग टू अपीयर, दोनों ही चीजें ध्यान से देखें। अपीयरिंग और गोइंग टू अपीयर इन अ फाइनल ईयर ऑफ देयर मास्टर्स डिग्री कैन अप्लाई। हाथ में नेट का सर्टिफिकेट आज होना जरूरी नहीं है, मास्टर्स डिग्री आज होनी जरूरी नहीं है, पीएचडी आज होनी कंप्लीट जरूरी नहीं है। ठीक है, सो सिर्फ नेट सेट सफिशिएंट है। कैंडिडेट्स कई मैसेज मुझे मिले कि सर मैं तो महाराष्ट्र से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा से हूं, मेरा क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? अप्लाई करने से आपको कोई नहीं रोकता, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको एज अ जनरल कैंडिडेट फाइट करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टेट में या इवन सेंट्रल लिस्ट में भी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, बट अगर आप राजस्थान स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइट इट एज अ जनरल कैंडिडेट। ओके, सो इवन आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बट आप किस में काउंट होंगे? जनरल कैंडिडेट की तरह। देन जो एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी? तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। जैसे पिछली बार जो थर्ड पेपर है जो जनरल स्टडीज का है वह ऑफलाइन हुआ और जो सब्जेक्ट पेपर्स हैं वो ऑनलाइन हुए। सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट इस बार सारे ही पेपर ऑनलाइन होंगे, लेकिन ऐसा आरपीएससी ने मेंशन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो ऑफलाइन मोड से भी करा सकते हैं और ऑनलाइन मोड से भी इस एग्जाम को करा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो एग्जाम होगा दैट वुड बी ऑफ 200 मार्क्स, और जो उसके बाद जो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेट्स से किसी सब्जेक्ट में 30 सीट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि 30 के 3 टाइम्स यानी 90 इंडिविजुअल्स को, 90 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के 24 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए वह उस सब्जेक्ट मार्क्स और जो जनरल स्टडीज वाले मार्क्स हैं उसमें टोटल कर फाइनली अगर आप मेरिट में आते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको बेसिकली आपका सिलेक्शन माना जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑफर लेटर जनरेट किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट 200 मार्क्स का पेपर है। वापस बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ 24 मार्क्स का है। 24 मार्क्स का मतलब हार्डली इट इज अ 10 to 12%। यानी अगर आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो उस कंडीशन में इंटरव्यू के मार्क्स कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। हाँ, पर अगर आप बॉर्डर लाइन पर रखते हैं तो फिर इंटरव्यू जीने मरने का
प्रश्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति बने ही नहीं मेरे दोस्तों कि आपको इंटरव्यू के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना पड़े। आप अपने सब्जेक्ट को, अपने जनरल स्टडीज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि 24 मार्क्स को हटा भी दें उसमें से तो आपके रिजल्ट्स पर किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा। सो दो सब्जेक्ट के पेपर होंगे, सब पेपर 1 सब्जेक्ट का है, पेपर 2 सब्जेक्ट का है और पेपर 3 जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का है। सपोज आपका फिजिक्स है तो फर्स्ट और सेकंड पेपर फिजिक्स के होंगे, अगर आप जूलॉजी के हैं तो फर्स्ट और सेकंड पेपर जूलॉजी के होंगे, और थर्ड जो पेपर है वो सभी स्ट्रीम के लिए, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी या किसी भी और सब्जेक्ट के हैं, तो थर्ड पेपर इज कॉमन एंड द थर्ड पेपर इज जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। नाउ हियर देयर इज एन एज और एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द राजस्थान, क्योंकि बेसिकली जनरल स्टडीज में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टेट्स वाले इस एग्जाम को क्रैक नहीं करते, क्योंकि फाइनली इसके 50 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट के ही हैं, 50 मार्क्स जनरल स्टडीज के हैं, और जनरल स्टडीज में भी कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इवन आउटर स्टेट्स वाले भी कर सकते हैं, और राजस्थान स्टेट्स वाले उनको डेफिनेटली एडवांटेज है, वह पेपर पैटर्न को एक बार स्टडी करें, उसमें जनरल स्टडीज, जनरल साइंस के क्वेश्चन जिसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है उन पर फोकस करें, और कुछ अपने आसपास क्या चीजें हो रही राजस्थान के अंदर, किस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या चीज पर्यटन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या नई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने अभी स्कीम निकाली है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो डेफिनेटली आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा। और बाकी जो बेसिक्स, क्योंकि अगर आप राजस्थान में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 भी आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखें कि सब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 75 मार्क्स के, और हर पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 हार्स मिलेंगे, पर 150 क्वेश्चंस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल और छोटे होते हैं, आराम से 3 घंटे में कंप्लीट किए जा सकते हैं। 75 मार्क्स 3 घंटे का पेपर, मतलब हर जो क्वेश्चन है वो 0.5 मार्क्स, आधे मार्क्स का है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, और थर्ड पेपर के अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स के। और ध्यान रखें कि तुक्के ज्यादा नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का मारना रिस्की है। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों 1/3 से, यानी अगर 1 मार्क्स आपका आ रहा है तो 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। ध्यान रखें, देयर वुड बी अ नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीएसआर एग्जामिनेशन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, थोड़ी सी हायर नेगेटिव मार्किंग है। तो ब्लाइंड तुक्के ना मारे एग्जाम के अंदर, आपने पढ़ रखा है तो ही रिस्क लें। ठीक है ये बात। सो 2 सब्जेक्ट है और उसके बाद एक जनरल स्टडीज का पेपर है। सब्जेक्ट के पेपर पिछली बार कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वह आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, सिलेबस भी आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जनरल स्टडीज भी आज बिना प्रिपरेशन के एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस तो आप बिना प्रिपरेशन के कर सकते हैं। उसके पेपर भी उस आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और थोड़े टाइम के बाद हमारी खुद की वेबसाइट आईएफएस के ऊपर भी वो सारे क्वेश्चंस हैं, वो पेपर हैं, वो अवेलेबल होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 200 मार्क्स का ये और 24 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू, टोटल हम ये कह सकते हैं 224 मार्क्स का पूरा गेम है, पूरा खेल 224 मार्क्स का है। ठीक है, 224 मार्क्स। दीक्षा अभी बात करते हैं अपन आरबीसी क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। रोहिणी आप महाराष्ट्र से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि टोटल 224 मार्क्स का गेम है। थोड़ा सा पिछली बार मैं एक बात तो बता दूं, काफी सालों के बाद वैकेंसी आई थी, मतलब बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, उसके बाद क्या कट ऑफ रही उसके ऊपर एक नजर डालें। अगर आप बॉटनी के कट ऑफ को देखें, अगर आप 224 मार्क्स में से फाइनली आपको 114 मार्क्स लेकर आने थे, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। 224 से 114 मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 50% मार्क्स।
मेरे शेर आप सब लोगों को तो पता है कि आप सब्जेक्ट के दो 150 के पेपर्स हैं, उसमें से आप 114 मार्क्स ला सकते हैं। इंटरव्यू में 0 लेकर आ गए, जनरल स्टडीज में 0 लेकर आ गए मेरे शेर, आप तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं, आप सब लोग आराम से इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ओबीसी के अंदर 102 मार्क्स की कट ऑफ रही, एसटी के अंदर 77.66 की, और एससी के अंदर हम बिल्कुल जनरल एससी की बात करें 93.28। वापस अगर आपने प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं की तो आपको कट ऑफ ज्यादा लग सकती है फ्रेंड्स, बट अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करें तो ये कट ऑफ मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी हाई नहीं है। ये बहुत सिंपल कट ऑफ है और क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आए थे। प्रॉब्लम ये थी कि हम एग्जाम में प्रिपरेशन होकर नहीं जाते, अचानक हिट एंड ट्रायल में पेपर देते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हम ये मान लेते हैं पेपर काफी टफ था, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। पिछली बार भी जिन्होंने प्रिपरेशन किया है बिल्कुल मन लगाकर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने टॉप रैंक्स भी निकाली। चलो इसी तरीके से अगर आप जूलॉजी में देखें, जूलॉजी के अंदर वापस मैं वही कह रहा हूं 224 मार्क्स में से कट ऑफ रही 124 मार्क्स, और 124 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सेकंड पेपर आप जूलॉजी में देखेंगे तो कंप्लीट सीएसआर का सिलेबस कॉपी एंड पेस्ट है। 75 मार्क्स तो आपका सीएसआर का पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी 70% जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपका अलग है, पर 30% वापस सीएसआर का है और बाकी का पोर्शन आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको सिलेबस को डाउनलोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इतना करना पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो। मुझे यकीन है इतना जरूर करेंगे आप। एससी के अंदर कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ और ये ओबीसी कट ऑफ भी मैंने यहां पर मेंशन की है, पिछले एग्जाम की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। हाँ, रिट्स केमिस्ट्री उत्तराखंड वाले भी दे सकते हैं, जनरल स्टूडेंट्स काउंट होंगे आप। ये केमिस्ट्री की कट ऑफ देखें, 224 में से केमिस्ट्री की कट ऑफ 160 रही और बहुत हाई कट ऑफ रहने का कारण केमिस्ट्री का बहुत इजी पेपर था। यकीन नहीं होता तो अभी आप वेबसाइट पर, आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर केमिस्ट्री का पेपर डाउनलोड कर देखिएगा। सब्जेक्ट के दोनों ही पेपर बहुत इजी आए थे और अभी आप बिना प्रिपरेशन, अगर थोड़ा सा भी आपकी केमिस्ट्री में पकड़ है तो आप 150 मार्क्स में से डेफिनेटली 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे तो आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। कट ऑफ ये एससी की है, एसटी की कट ऑफ भी है, ओबीसी कट ऑफ भी है। देखो बाकी सभी कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा रही और उसका कारण सिंपल सा था कि पेपर वाज रियली वेरी इजी। इसी तरीके से फिजिक्स की कट ऑफ मैं यहां पर शो कर रहा हूं। फिजिक्स की कट ऑफ वापस 224 मार्क्स में इंटरव्यू के मिलाकर 139 मार्क्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए रहे हैं। एससी के अंदर 75 मार्क्स, एसटी के अंदर 63 मार्क्स। तो देखें आप अगर राजस्थान में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में है तो थोड़ा सा भी तो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करें तो क्यों नहीं इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। मुझे पूर्णतः यकीन है कि आप इतने मार्क्स, क्या इससे बहुत अच्छे बेहतर मार्क्स हैं, वो ला सकते थे। इवन ओबीसी में अभी आप देखें कट ऑफ 129 है आउट ऑफ 224। और मेरे शेर लोगों, आपने तो सीएसआर नेट का एग्जाम को इतने बढ़िया ढंग से क्लियर किया होगा या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मार्क्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मैथ्स में देखें मेरे स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर जनरल कैटेगरी 224 में से 157। इसी तरीके से अब मैं एससी वाले लोगों से, एसटी वाले लोगों से कहूंगा अगर आप एमएचसी मैथ्स कर रहे हैं तो जरूर इस एग्जाम को भरिएगा, सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आप एससी में 30 मार्क्स से ज्यादा ला सकते हैं और एसटी के अंदर 62 या 63 मार्क्स से ज्यादा ला सकते हैं। मैं जैसा कह चुका हूं, अगर जो मैंने कई बातों पर यकीन नहीं है तो पूरा सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट पर दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करिए। क्वेश्चन पेपर्स भी पुराने आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो मैंने कट ऑफ शो की है वह भी आरपीएससी की वेबसाइट से ही मैंने ऑप्ट इन किए। आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से वापस कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉलेज इलेक्टिव के एग्जाम में। मैंने और मेरी टीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी की टीम सब साथ बैठे
पिछले 7 दिन से, जब से नोटिफिकेशन आया है, हमने सारे मतलब 2010 का क्वेश्चन पेपर, 2014 का क्वेश्चन पेपर और बाकी जितने भी अलाइड बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री के आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं जो मास्टर्स लेवल पर, उनको एनालाइज या इंटरप्रेट करने की कोशिश की। इंटरप्रेट कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि माय डियर फ्रेंड्स, 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो 12th लेवल के हैं, मतलब 12th के स्टूडेंट को भी बिठा दें उन 20, हालांकि उससे ज्यादा ही करेगा, बट 20% क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि वह 12th लेवल के, मतलब बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। 50% क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर आप पढ़ते हैं उस लेवल के। यानी देखें तो आप 70% जो पोर्शन है वह, अगर आपने ग्रेजुएशन में जो इंफॉर्मेशन दे रही है वह ढंग से पढ़ें तो आप उसको क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 30% इंफॉर्मेशन और ऐसी है जो कि मास्टर्स लेवल की पूछी जाती है, बट नो डाउट ये 30% इट मेक्स अ डिफरेंस। ये डिसाइड करता है कि टॉपर कौन होगा और कौन नहीं होगा। पर ध्यान रखें 20% से 25% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर कोई कर सकता है। बाकी के 50% क्वेश्चन को करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और रेस्ट जो 30% है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ रहे हैं उस लेवल का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल की बात है। सीएसआर नेट के लेवल के सिर्फ 30% के आसपास क्वेश्चन, वो भी पार्ट बी के लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी 70% है वह आप कंपैरिजन करना ही चाहते हैं तो लेवल को कंपेयर करना है तो सेट लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स में सेट एग्जामिनेशन होते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस जरूर इसके अंदर पूछे जाते हैं, पर जो नेट के अंदर अप्लाइड पार्ट सी के क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन सारे के सारे सिलेबस में से आते हैं। सिलेबस में जो यूनिट मेंशन्ड है उसमें इक्वल वेटेज से आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमने जब पेपर को एनालाइज किया तो ये पता चला, क्योंकि लेट्स से जूलॉजी के स्टूडेंट्स कहते हैं सारे क्वेश्चंस इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स से आ गए, ऐसा नहीं होता। जितना वेटेज सिलेबस में दे रखा है उसी से आए हैं। मैथ्स के स्टूडेंट कह सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन स्टैट से आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, जितना सिलेबस में मेंशन्ड है उतना ही आता है। फिजिक्स के स्टूडेंट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा भरा हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बाकी जो पोर्शन जितना वहां पर मेंशन्ड है सब बैलेंस स्टेट के अंदर क्वेश्चन है वो दिए गए, यानी हर यूनिट से इक्वल वेटेज क्वेश्चन दिए गए। और ऑब्वियसली जब 150 क्वेश्चन हैं, आधे नंबर का क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन है, तो एक कोई टॉपिक से खूब सारे क्वेश्चन बनाए नहीं जा सकते। हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, ऐसा मैंने और मेरी टीम ने पाया। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर। सो अगर एक सेक्शन आपको नहीं भी आता तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी सेक्शन से सारे क्वेश्चंस बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। पर अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो किसी भी सेक्शन अगर वीक भी है तो उसको हम क्यों छोड़ें, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करें। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। कई जिन्होंने फोन, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा सर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो मेरा सिंपल सा, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी किसी भी स्ट्रीम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको 12th सीबीएसई की बुक या नीट लेवल के कोई भी नोट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट के नोट्स एक जैसे हैं, नीट लेवल के या इवन आईआईटी जी लेवल के या 12th लेवल के नोट, सबसे पहले आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उस लेवल को आपने कंप्लीट कर लिया तो 50% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। सेकंड लेवल पर आपको, अगर वो सारा आपका एम पूरा हो गया कि आपने नीट 12th लेवल कंप्लीट कर दिया, तो फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पर जाना चाहिए। और ग्रेजुएशन लेवल की कौन सी बुक्स, तो वही बुक्स जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स ने प्रिस्क्राइब की है या कॉलेज में आपके टीचर्स ने कही है। मैं किसी बुक्स का नाम यहां नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं किसी बुक को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कौन सी बुक्स टीचर्स ने प्रेफर की है, आपके प्रोफेसर्स ने। उन बुक्स को ही वापस एक बार निकालो, उन्हीं बुक्स से पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद
अगर ये कंप्लीट हो जाए, हालांकि यहां पर आपका काम बन जाना चाहिए, आप सिलेक्शन करवा दोगे अपना, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए फिर कुछ जो मास्टर्स लेवल में आपने पढ़ा है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसको भी कवर करें, तो वो एडिटेड जो 20% to 30% एडवांटेज है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफर कर रहे हैं, कई सारी उनमें से बुक्स हैं जिनके पीछे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, या सेट एग्जामिनेशंस के पुराने पेपर्स हैं, डिफरेंट स्टेट में होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो रहे हो, वेस्ट बंगाल में हो रहे हो, उनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर्स के पेपर्स होते हैं, उन पुराने पेपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी खुद की सेट की बुक है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई तरीके हैं जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर बात काम की यह है कि पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा आप लोगों को रहेगा। आपको बात समझ में आए तो प्लीज एक बार लाइक करें ताकि ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है, यहां तक बात किया वो प्रिपरेशन कैसे करनी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बलबूते पर प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको खुद के ऊपर डाउट है, तो हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हम आपको इस एग्जाम को आसानी से क्लियर करा सकते हैं। बस हमारे साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। हमें जितनी ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं उतनी ही ईमानदारी से आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आरपीएससी के लिए नीलम, मैं यही बता रहा था, आरपीएससी के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है अपना, वो दिवाली के बाद हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग ऑन 23 नवंबर। नोट डाउन कर लें डेट, 23 नवंबर को आरपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। आरपीएससी का बैच फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, उसके अलावा हम बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी मार्च और लेट से लेट, हालांकि सरकार का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्च टू जून का विंडो पीरियड है, इसमें कहीं पर एग्जाम होना चाहिए। इसलिए हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि 90 to 100 डेज के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिसमें हर संडे का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, 6 डेज अ वीक आपकी क्लासेस होगी। सब्सक्रिप्शन फीस 21,000 है। किसी भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करें, ये जीएसटी इंक्लूडेड है, अलग से जीएसटी के पैसे नहीं है। टोटल 4 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है। इसको परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट ifsonline.com पर जाना है। आरपीएससी जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप आरपीएससी पर क्लिक करेंगे आपके पास आरपीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स ये ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे ही आप सपोज आरपीएससी बॉटनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आरपीएससी बॉटनी का कोर्स इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा। आप यहां पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन टिक करें, लॉग यहां पर पेमेंट के लिए करें, पेमेंट प्रोसेसिंग करते ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन लाइव क्लास, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास 4 महीने के लिए। आप उस रिकॉर्डेड क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। ऐसा कोई राइडर नहीं है कि एक बार के बाद आप नहीं देख पाएंगे। आपने सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास मिस कर दी है तो दोपहर तक रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पर लोड हो जाएगी। उस रिकॉर्डेड क्लास को आप 12 बजे देखें, 2 बजे, 4 बजे, रात को 6 बजे, 8, 10, 12, रात के 2 बजे, ये आपकी इच्छा है। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास के अलावा जो टीचर लिख रहा होता है या पीपीटी पे अगर उसने कुछ पढ़ाया है तो वह भी पीडीएफ के फॉर्मेट में आईएफएस ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। और जैसे मैं बता चुका हूं, हर संडे को 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है। जो भी उस वीक में पढ़ाया जाएगा, संडे को देयर वुड बी अ टेस्ट एंड a test will include 150 questions. Each question would be of 0.5 marks. नेगेटिव मार्किंग 1/3 पर होगी। यानी जो बिल्कुल आरपीएससी का पैटर्न है
अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो हम उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को भी चेंज करेंगे, पर अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से हर संडे को हम एग्जाम कराने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी स्ट्रीम में हो। सो क्लासेस मंडे टू संडे होगा। पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस हम कवर कराएंगे। लाइव क्लासेस भी होगी, लाइव हम प्रीमियर करते हैं, उसके बाद प्रीमियर करने के बाद उनकी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वो चीजें मिलती है। ये सारी चीजें आपको आईएफएस ऐप पर मिलेगी, और आईएफएस ऐप किस तरीके की है वो अभी आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप लैपटॉप पर भी चलती है, तो विंडोज के लिए भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। सो आईएफएस ऐप एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, विंडोज के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से किस जगह पर आपको इस ऐप को रन करना है। इसके अंदर मैंने कहा कि लेक्चर्स प्रीमियर होंगे, जहां पर टीचर आपको पढ़ाएगा, उस दौरान आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करते, सिंपली क्लास चलती है। बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, और फिर जरूरत के हिसाब से लाइव इंटरेक्शन होगा, जैसे जूम मीटिंग होती है ना, उस तरीके से लाइव इंटरेक्शन होगा, जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे को फेस टू फेस देखेंगे, और सुबह जो क्लास हुई है उसमें आपको कहां पर डाउट हुआ या कोई नया क्वेश्चन है आपके दिमाग में आया, तो जो लाइव इंटरेक्शन का टाइम होगा उस दौरान आप डेली टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लाइव इंटरेक्शन का शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आपने ऑफलाइन में क्लास ली, क्लास खत्म होने के बाद आप टीचर से मिलने आए कि मुझे क्लास में ये चीजें समझ में नहीं आई। यही काम हम यहां पर कर रहे हैं, पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल है, आप जब चाहें आगे चलकर उसको प्ले पॉज मोड से देख सकते हैं। देन यही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने आईएफएस ऐप में। हाँ, उसको डाउनलोड कर आप गैलरी में या लैपटॉप के अंदर नहीं कर सकते, पर ऐप के अंदर अवेलेबल होगी। और उस डाउनलोड का ये फायदा कि अगली बार, दूसरी या तीसरी बार जब कभी भी आप देख रहे होंगे तो आपको डाटा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सो 4 मंथ तक आपने एक बार भी डाउनलोड किया तो उसको बार बार देख सकते हैं। आपको वीडियो फाइल डाउनलोड नहीं करनी है तो आप सिर्फ ऑडियो फाइल है उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि आप गाने जैसे सुनते हैं इस तरीके से हमारे कोर्स को सुन सकते हैं। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा वो जमाना जहां पर वो मेरी आवाज रिकॉर्ड कर कर क्लासेस सुना करते थे, तो वही फील वापस लेना चाहते हैं तो वीडियो की बजाय ऑडियो को डाउनलोड कर कर आवाज सुन सकते हैं, उस चीज से वो रिवाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जैसे बताया, टीचर अगर आपको पावर पॉइंट से पढ़ा रहा है तो वो पावर पॉइंट वाली पीडीएफ यहां पर ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। ऑफलाइन क्लासेस का अभी हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी किसी भी तरीके के क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि कब से कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होगी। अब ऑफलाइन क्लासेस जनवरी तक आईएफएस स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सारे टेक्निकल पहलू है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जोधपुर के अंदर वैसे भी कोरोना काफी ज्यादा है, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जोधपुर के अंदर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वह इक्विवेलेंट है टू एन ऑफलाइन क्लासेस। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, और थोड़े टाइम के बाद आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा अरे वाह क्या चीज पाई हमने। ये मेरा यकीन है, ठीक है। राजेंद्र आकेरो एसीएफ की नहीं है बेटा जूलॉजी की क्लासेस, हम तो सिर्फ ये इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईएफएस ऐप के ऊपर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। राजस्थान स्टडीज के लिए अनुकृति, अभी हमने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक बार सब्जेक्ट अच्छी ढंग से प्रिपेयर हो गया और जितने भी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े, उनकी अगर डिमांड रही तो जनरल स्टडीज का भी एक अलग से बैच स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेटली अगर वो हम स्टार्ट करेंगे तो दैट वुड बी नंबर 1 नॉट इन राजस्थान, इट वुड बी नंबर 1 इन इंडिया। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे पूरा करना चाहिए, और उसके बाद एक बार डेट आ जाए फाइनली एग्जाम की, तो उस दौरान हम जनरल स्टडीज का जो कोर्स है उसको भी लॉन्च कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसके अंदर कनेक्ट हो पाए। हम उसके बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। और आपको पता है आईएफएस इट इज नंबर 1 इन
generating results. So selection, it is a habit of an IFS. पिछली बार भी आरपीएससी का किसी से भी पूछें, टॉपर्स IFS से ही थे, और मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं है तो आपके टीचर्स से, क्योंकि आप राजस्थान से, तो आप अपने टीचर से एक बार IFS के बारे में जरूर पूछिएगा। वह IFS के बारे में आपको पैड दे देंगे कि यहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप अपने सीनियर से, बड़ों से पूछिए जिन्होंने CSR JRF कर रखी है, या वह किसी भी कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट लेक्चरर लगे हुए हैं, उनसे एक बार जरूर एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि जो इस रास्ते से निकल चुके हैं उनको पता है कि इस रास्ते को, इस मंजिल को किस तरीके से पार पाना है। बायोलॉजी में कहते हैं ना, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, सो दे नो बेटर, दे कैन गाइड यू बेटर कि आपको अगर सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करना चाहिए, और अगर आपने सोचा है कि आपको किसी कोचिंग के साथ जाना है तो कहां पर जाना चाहिए। दे विल गाइड यू इन अ बेटर वे। थैंक यू रोहिणी। बिल्कुल, बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बता चुका हूं कि आप एग्जाम दे सकते हैं, पर पिछली बार उन्होंने इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं माना था, उसके लिए आपको थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखें, हमारी ये फिजिक्स की टीम है। फिजिक्स के अंदर बहुत क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं जो आपको फिजिक्स का कोर्स कराने वाली है और आपको इस मंजिल तक पहुंचाने वाली है। कंप्लीट फिजिक्स की टीम हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए इन टीचर्स को, जो आपको बड़ी मेहनत कर ईमानदारी से इस कोर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहां पर देख सकते हैं, ये कंप्लीट केमिस्ट्री की टीम है जो आपके इस जर्नी में हमेशा साथ में रहेगी। This is the team of a mathematics. You will enjoy learning with this mathematics team. ये हमारी बॉटनी की टीम है जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है। मैं भी आपको बॉटनी के कुछ यूनिट्स हैं वो पढ़ाऊंगा। ये जूलॉजी की टीम है, जूलॉजी में भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा। और जूलॉजी की टीम के अंदर हमारे शाइनिंग स्टार राम प्रकाश जी हैं, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले सेक्शन को लेंगे, और बाकी पूरी टीम है, बहुत अच्छी टीम जूलॉजी के लिए भी हमने डेवलप की है। ठीक है, सो दिस इज द टीम जो इस कोर्स को चलाने वाली। ठीक है, तो ये तो बात हुई माय डियर फ्रेंड्स आरपीएससी के बारे में। अब आपने क्वेश्चन पूछा है कृष्ण ने कि मैंने एमएससी रनिंग नेट नहीं है तो एग्जाम दे सकते हो। बिल्कुल, बायोलॉजी क्लासेस बाय कृष्ण मैंने यही बताया है कि अगर आप एमएससी फाइनल में हैं तो इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरें और इस एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपने IPL 20 के अंदर जितना उत्साह दिखाया, आई एम थैंक यू फ्रॉम द कोर्ट ऑफ माई हार्ट। आपने इतने ज्यादा संख्या में टेस्ट देना शुरू किया कि हमारा सर्वर जाम कर दिया, तो थैंक यू, हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत थैंक यू। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि एक साथ पेपर स्टार्ट होते ही सारे टेस्ट देने ना आए, बट अगेन थैंक यू, क्योंकि आपने इतना एंथुसिस्टिक ढंग से इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो आपका ये प्यार स्नेह देखते हुए वापस फ्री IPL के जो सीरीज है वह स्टार्ट हो रही है। 10 नवंबर को आप नोट कर लें, 10 नवंबर को IPL जो CSR नेट के लिए है फ्री स्टार्ट हो रहा है फॉर अ फिजिक्स। 10 नवंबर को ही आप देख सकते हैं मैथमेटिकल साइंस के लिए IPL का टेस्ट है। उसके बाद 11 नवंबर को केमिस्ट्री का फ्री के अंदर वापस एक मॉक टेस्ट है। दीक्षा, बिल्कुल पहला पड़ाव आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना है, और इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो गए, इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे, आपको कॉलेज तक छोड़ कर आएंगे। दीक्षा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल ट्विंकल, आपने नेट LS कर रखा है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप किसी और स्टेट से सेट कर रखे हैं तो फिर आप राजस्थान में एलिजिबल नहीं है। अदर स्टेट्स वालों के लिए नेट कंपलसरी है। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए सेट या नेट दोनों में से कुछ भी चलेगा। बायोलॉजी स्टूडेंट्स, इस बार पिछली बार आपका प्यार देखकर खुशी बर्दाश्त नहीं हुई हमसे, क्योंकि आपने हमारे सर्वर को 2 दिन के लिए पूरा हैक कर लिया था, बार बार हिट कर। इसलिए इस बार हमने 1 दिन की बजाय पेपर को 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप एक साथ न आए। अब आप 12th को भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और 13th को भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आराम से
पेशेंस से पेपर दें, ठीक है। पेपर अवेलेबल रहेगा कब, 12th को और 13th को भी, ठीक है। तो आराम से आप पेपर को दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि हमारा सर्वर चलता रहे और बाकी जो क्लासेस हैं वह किसी तरीके से अफेक्ट ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब के ऊपर चल रही है। फिजिक्स में लेक्चर सीरीज 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ये आरपीएससी के लिए भी काम की है, नेट के लिए चल रही है। बेटा ये देखो, फ्री मॉक टेस्ट के लिए मैं कह रहा हूं ना, 12 और 13 नवंबर को एक और जसीम अकरम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है लाइफ साइंसेस के अंदर, ठीक है। फिजिक्स की फ्री क्लासेस 9 से स्टार्ट हो रही है नेट के लिए, बट वो आरपीएससी के लिए उतनी ही इक्विवेलेंट है। देखो नीरज जी आए हैं, हमारे पिछली बार के आरपीएससी के टॉपर। वेलकम नीरज जी, बायोलॉजी फॉर ऑल, दिस इज नीरज कुमार श्रीमाली, अपने आईएफएसएन है, बहुत अच्छी रैंक निकाली थी, वो अभी यहां पर हैं, उनका कमेंट आया, तो वेलकम, स्वागत है आपका। और नीरज जी के बारे में बात बताऊं, ये इवन गुजरात के अंदर भी इन्होंने टॉप किया था। राजस्थान में तो टॉप किया ही था इन्होंने, गुजरात में, राजस्थान के होते हुए गुजरात के अंदर भी इन्होंने टॉप किया था। नहीं श्री, में कोई दूसरे स्टेट्स के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि सीट लिमिटेड है, ओपन कंपटीशन है। आप जनरल सीट्स के लिए काउंट एलिजिबल है, जनरल सीट के लिए आप एक बार फाइट करें। फिजिक्स के अलावा फ्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स के अंदर ही हमारा आईआईटी जैम का फिजिक्स का कोर्स है, वह भी 9 से स्टार्ट हो रहा है, फ्री यूट्यूब चैनल पर है। आईआईटी जैम के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री कोर्स चल रहा है। पर ये सभी चीजें सभी एग्जाम के लिए, जब हमारा टीचर पढ़ाता है तो ये सोच के नहीं पढ़ाता मैं इस एग्जाम तक सीमित रहना है, उस एग्जाम को इंपॉर्टेंस जरूर देता है, पर कंसेप्ट्स सभी एग्जाम के लिए अप्लाई होते हैं। फ्री के अंदर आईआईटी जैम का इनऑर्गेनिक कोर्स, सीएसआर मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री चल रहा है, रियल एनालिसिस है, मनोज सर हैं वो करा रहे हैं, आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। आईएफएस मैथ चैनल के ऊपर जाकर, दिस इज फ्री क्लासेस, यू विल एंजॉय द लर्निंग। बीएससी की क्लासेस के ऊपर आप देखिएगा 9 से वापस सेल बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप इस सेल बायोलॉजी की सीरीज को भी डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक शूट टू अपेक्स का आपके फेवरेट दिगंबर जगताप सर हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं, वो क्लासेस आप अभी एंजॉय कर रहे हैं और 9 से इन क्लासेस को आप कंटिन्यू एंजॉय करते जाएंगे। फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर, आप इनको देखें, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। नीट के फ्री क्लासेस हैं, प्रतीक्षा मैम है वो आपकी कंटिन्यूअसली ले रही है। 9 नवंबर से वापस नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अगेन ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कितने घंटे की होगी सुमन, अगर आप ये पूछ रहे हैं आरपीएससी की क्लास, तो आरपीएससी क्लास डेली 4 घंटे की होगी बेटा, है ना। पर आप रिकॉर्डेड सेशन क्लास होने के कुछ घंटों के बाद आपको मिल जाएगा, आप उसको ब्रेक्स में देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डेली दोनों पेपर का एक क्लास जरूर हो। इसी तरीके से केमिस्ट्री की क्लास नीट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ा रहे हैं, 5 तारीख से सीरीज स्टार्ट हुई है, अब तक कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। कुछ पेड कोर्सेज है उनके बारे में बता सकता हूँ, फ्री कोर्सेज हम इतने चला रहे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से तो माय डियर फ्रेंड्स पैसा आना चाहिए, और डेफिनेटली आप जरूर रेफर करेंगे जिससे हम इन फ्री क्लासेस को आप देख सकते हैं 8-10 फ्री क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही है। इनको सपोर्ट करने के लिए अगर जो पेमेंट दे सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है नीट 2021 के लिए 5 नवंबर को। आईआईटी जैम मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी सभी के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 9 नवंबर से। सीएसआर नेट और गेट के नए क्लासेस अब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, या जो अभी भी इस आरपीएस एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हैं, नेट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं लगभग सभी स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो लाइफ साइंसेस की बात करें, चाहे केमिकल साइंसेस की बात करें, चाहे मैथमेटिकल साइंसेस की बात करें, सभी के अंदर नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं मैथमेटिक्स फिजिकल साइंसेस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ नए पेड कोर्सेज की हमने बात की। अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले तो इसको जरूर लाइक करें, लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें, या केमिस्ट्री चैनल को, फिजिक्स को, मैथ्स को, बीएससी को, नीट को, आईआईटी जैम के सबके लिए हमारे अलग अलग चैनल से उनको सब्सक्राइब करें। फ्री के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, पेड कोर्सेज के बारे में मैंने ये बात बताई है, ठीक है। तो वापस माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आरपीएससी एग्जाम को, तो ये एग्जाम
यकीन मानिए मेरा, ये टफ नहीं है। हाँ, पर आप धूल में लट मारेंगे तो आंखों के अंदर मिट्टी आकर गिरेगी। धूल में लट नहीं मारना है आपको, ईमानदारी से एक चैनलाइज तरीके से, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करें, चाहे अपने टीचर की मदद लें, चाहे हमारी टीचर की मदद लें, पर ये नौकरी का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब की बात है। आप ईमानदारी से इस एग्जाम को प्रिपरेशन करें, फिर आप वापस मुझसे कहिए देखिए सर मैंने ईमानदारी से किया और मेरा पास नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम वापस मिलेंगे और डेफिनेटली किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलेंगे। आप सब इस चीज को, सक्सेस को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव अ राइट पाथ, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जरिया होना चाहिए ताकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस एग्जाम की सही ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और इसके अंदर डेफिनेट सक्सेस है उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात थी। अब आपके में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ले लेता हूं। हाँ, डोज ऑफ बायोलॉजी आईसीएमआर के लिए हम जल्दी से ही स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि आपको किस एग्जाम, इस एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर, एग्जामिनेशन हॉल में इसको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सजेशन। बिल्कुल आसिफ, इनहिबिटर हटाने हैं और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स को जोड़ना है, ट्रांजिट स्टेट को स्टेबलाइज करना है ताकि जल्दी से हम आरपीएससी लेक्चरशिप एग्जाम को क्लियर करें। और सिर्फ ये क्यों, गुजरात के सीट्स भी आ चुके हैं, जीपीएससी के भी बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की सीट्स आ चुकी है, उनको भी टारगेट करें। यूपी के अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड की सारी सीट्स आ चुकी हैं इस कोर्स से, उसको टारगेट कर सकते हैं आप। बिहार के अंदर सीट्स आई हुई है लेकिन वहां पर सिर्फ इंटरव्यू, वहां पर एग्जामिनेशन की मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो खूब सारे, मींस स्काई इज द लिमिट। प्रिपरेशन करने वाला चाहिए, आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप देखेंगे कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, तो मिलेगी भी नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जुबेर, अभी ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है और ये मैं नहीं ले पाऊंगा, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। जब हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान स्टेट के चीफ मिनिस्टर कहेंगे तब से हम ऑफलाइन क्लासेस कहेंगे। उधर से हमारी ममता दी है, वो भी कहेगी वेस्ट बंगाल में, हैदराबाद में भी जब बात होगी तो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ विजय, पिछली बार का एक्सपीरियंस ये है कि आपने पहले, लेट से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री में की, फिर मैंने नेट क्लियर कर ली, फिर सपोज मैंने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी कर दी, तो क्या मुझे नेट वापस क्लियर करनी चाहिए? पिछली बार उन्होंने क्या किया कि जो आपका मास्टर्स डिग्री का टेन्योर है वो, या उसके बाद आपकी नेट डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपका नेट उससे मास्टर डिग्री से पहले है तो पिछली बार उन्होंने इसको नहीं एक्सेप्ट किया था। हाँ, पर आप प्रीवियस में एडमिशन ले रहे थे या फाइनल के अंदर, ऑब्वियसली जब आप एमएससी फाइनल में थे और उसके बाद का नेट सर्टिफिकेट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। शुभम, बायोटेक्नोलॉजी वाले आरपीएससी का एग्जाम देने के कोई नहीं रोक सकता, इंटरव्यू में वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे ये डिबेटेबल क्वेश्चन है और काफी लोग प्रयास कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की उनको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जाए। बिल्कुल, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं। संपत, बिल्कुल वेस्ट बंगाल सेट के लिए भी कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे। डेफिनेटली हम सभी कोर्सेस जो हमारे सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनको जरूर स्टार्ट करेंगे। आरपीएससी की तैयारी बिल्कुल करवा ही रहे हैं बेटा, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी अभी हम करा रहे हैं। रवि सैनी, एग्जाम तक नहीं मिलेगा कोर्स कंप्लीट हम पहले ही करा देंगे, 4 मंथ्स के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे रवि बेटा, ठीक है। तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। शुभम, फिजिकल साइंस चलती है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू संपद। सो वंस अगेन नाउ
थैंक यू। आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स मन में रहे हों आरपीएससी के लिए, उसको काफी हद तक मैं सॉल्व कर पाया। फिर भी आपको और कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप अपना डाउट जरूर पोस्ट करें, ताकि मैं उसका आंसर या मेरी टीम उसको आंसर देने की कोशिश करेगी। जयपाल, नेट के यूनिट वाइज कोर्स वेबसाइट पर, आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। कुछ यूनिट्स के बिल्कुल यूनिट वाइज पेड कोर्सेज अवेलेबल है इस नवंबर तक। और थैंक यू अमला सोनेट, आप केरल से हैं। बस आप पूरे इंडिया से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए आईएफएस इस कोरोना एंड पैंडेमिक पीरियड में भी आप लोगों के प्यार की वजह से, दुआओं की वजह से आप लोगों के साथ मिलकर डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कोचिंग देने की कोशिश कर रहा है, फ्री क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू एवरीवन। हाँ जयपाल, जून के लिए वापस यूनिट वाइज कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल 21st एग्जाम से पहले भी मैं आऊंगा आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए। आपको एग्जाम में किन किन बातों को ध्यान रखना है, लास्ट मिनट आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए भी मैं आऊंगा। फिजिक्स वाले सर भी आएंगे, केमिस्ट्री वाली सर भी आएंगे, मैथ्स में मैम आएगी, बताएगी कि आपको एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है वेंकटेश्वर, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार आईएफएस के कॉन्टेक्ट नंबर 917, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना, 9172266888 पर आप कांटेक्ट करें, है ना। वेंकटेश, आप तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, आपके लिए ऐसा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल निकिता, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, पर अगर दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है पहले आप नेट का कोर्स सब्सक्राइब करें। नेट, क्योंकि सिर्फ आरपीएससी प्रिपरेशन करें और नेट क्लियर नहीं हुई तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नेट का कोर्स लें, उसके साथ लगभग 70% कोर्स तो आरपीएससी का प्रिपरेशन हो ही जाता है। दीपिका, राजस्थान में ही कहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर आएगा जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से। सब अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना को मजाक में न लीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूज फेस मास्क, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, घर से जब जरूरत हो तभी बाहर निकले। ओके, थैंक यू एवरीवन।